तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, गूदड़ी के लाल जो जमीन से उठे और आज जमीन पर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, एक बार जोरदार तालियों के साथ में मंत्री जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सर आज प्रवासी राजस्थानी समिट हम कर रहे हैं और राजस्थान के लोगों की हम बात करते हैं तो उनकी विशेष पहचान ये होती है कि मेहनत से कभी पीछे भागते नहीं, मुश्किलों से कभी डरते नहीं और मुकाम को हासिल करते हैं जो एक बार ठान लिया। आप क्योंकि खुद राजस्थान से हैं, देश दुनिया के लगभग हर कोने में आज राजस्थानी नजर आता है और उनकी एक विशेष पहचान है, जैसे आपकी भी ये पगड़ी, अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो बैठे लोग हैं उनके साथ में राजस्थान की कुछ विशेषताएं आप जरूर साझा करें। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जगदीश जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और प्रवासी राजस्थानी भाइयों से सबके दर्शन करने का मुझे अवसर दिया। उसके लिए जगदीश जी भाई साहब का, भारत 24, फर्स्ट इंडिया, पूरे परिवार को, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्य जी, आपका नाम? पूजा यादव सर। पूजा जी, बहन पूजा जी, जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान का एक अलग ही पहचान है, अलग ही शान है और देश में नहीं पूरी दुनिया में जो राजस्थानियों की जो बोलचाल है, उनकी संस्कृति है और आओ भगत का जो कल्चर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं कह सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि भाषा, शब्द, यही तो है सब कुछ इंसान का, और यदि मीठी भाषा, मैं मारवाड़ी में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो राजस्थानियों की जो बोलचाल है, बहुत पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इसका कोई शान ही नहीं है और राजस्थानी होने पे गर्व भी है। और पहनावा की बात करूं मैं तो जो ही मैंने कॉलेज से पढ़ाई छोड़ी और उसी दिन मैंने ये जो धोती और कुर्ता और इस पगड़ी के अंदर में और अपने आप को मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। कहते भी है, जाने पूछे रेलगाड़ी, वहां पूछे मारवाड़ी। क्या बात। और देश तो नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में। पूजा जी, मैं 2000 में भी यूरोप गया था जब राजनीति में नहीं था और जब मैंने उस टाइम देखा कि राजस्थानी, जिनको मारवाड़ी कहते हैं, हर जगह यूरोप में मैं काफी दिनों तक रहा, वहां भी और भी जगह, सब जगह जाते हैं तो मारवाड़ी, क्या मारवाड़ी पुरुषार्थी है, कर्मशील है। कुलेरिया जी, हाँ, क्योंकि हमारी जो अभी नई जो पार्लियामेंट बनी है, संसद, उसमें सारा इंटीरियर का काम इन्हीं का है वास्तव में। तो क्यों ये आते ही मैंने कहा आज आए हो या नहीं, उन्होंने कहा मैं तो मुंबई में ही रहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है, मारवाड़ी पुरुषार्थी है, कर्मशील है और उनमें जज्बा भी है, इसलिए वो देश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र बने, मैं कह सकता हूं कि वैसे तो मैं केंद्र में मंत्री हूं, परंतु क्योंकि मैं राजस्थानी हूं और फिर मैं किसान हूं और एक साधारण सा एक किसान परिवार में, छोटी सी ढाणी में, गांव में नहीं, एक छोटी सी ढाणी के अंदर मेरा जन्म हुआ है। तो मुझे गर्व है और राजस्थानियों पे गर्व है कि राजस्थानी 2047 में जो प्रधानमंत्री का सपना है 2047 विकसित राष्ट्र बने, मैं कह सकता हूं कि उसमें हमारी राजस्थानी मारवाड़ियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर क्योंकि आपने जिक्र किया विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और क्योंकि आप खुद
एक किसान फैमिली से आते हैं, आपने खुद भी जाहिर तौर पर खेती बाड़ी की होगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज के इस बदलते दौर में विकसित भारत 2047 का हम जब जिक्र करते हैं तो किसान का रोल क्या होगा और आप उसके लिए किस तरह से प्रयासरत हैं कि उनकी भूमिका बहुत मजबूत हो, जो रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं किसानों को इकोनॉमी की, वो और मजबूत हो। देखिए पूजा जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान इसकी आत्मा है। मैं उस दौर से आज भी मुझे जो समय मिलता मैं खेत में जाता हूं और आनंद आता है मुझे। किसान भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान से कम नहीं है, जो 140 करोड़ जनता का पेट भरता है। किसान की नहीं काम करने की नहीं तो समय सीमा है और नहीं उसकी आयु सीमा है। बूढ़े से लेकर बच्चे महिला रात और दिन काम करती है, तो हमारे देशवासियों का पेट भरते हैं। और इसलिए जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, जब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, क्या नाम भी क्या दिया, किसान को कोई दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता है, परंतु प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का नाम दिया, जो 2,000 रुपए में 3 किस्तों में साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने, मैं कह सकता हूं कि देखिए देश 1947 में आजाद हुआ, नारे बहुत दिए, मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं, मैं कोई राजनीति बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परंतु मैं किसान हूं और किसान के दर्द को मैं जानता हूं। और वो समय मैंने बचपन में देखा है। अभी जगदीश जी भाई साहब कह रहे थे, वो मेरी दादी जी नहीं थी, वो माता जी थी और 105 साल की उनकी आयु थी। मैंने देखा अनाज की बहुत बड़ी कमी थी। मैं उस परिस्थिति से खुद निकला हुआ हूं। अनाज की बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी, बाहर से अनाज सड़ा गला अनाज आता था और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह आह्वान किया था कि एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें, और पूरे भारतीयों ने उस शास्त्री जी के आह्वान की उन्होंने पालन किया। इतनी अनाज की कमी थी, पर तो हमारे देश के अन्नदाताओं ने, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिया। कमाल क्या किया, कोरोना काल से लेकर अब तक 81 करोड़ जनता को आज फ्री अनाज दिया जा रहा है। ये पूरे विश्व में इस तरह की स्कीम कहीं नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के हित में जो काम किया, किसान सम्मान निधि नहीं, एमएसपी बढ़ाने की नहीं, देश 1947 में आजाद हुआ, आज अभी हम 80वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाया। और जब किसानों के लिए बहुत कुछ कहने के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए, मजदूर के लिए नारे बहुत दिए, पर तो सच्चाई के अंदर सिर्फ नारे दिए, किसानों की, गरीब की कभी, गांव की कभी सुध नहीं ली। पर तो मैं गर्व से कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को समृद्ध करने के लिए उन्होंने आह्वान किया, किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि कहीं कहीं तो दुगनी, चौगनी और 10 गुनी भी हुई है, पर तो अभी भी किसान को और कुछ देने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी, आपको पता है अभी किसान सम्मान निधि को 2030-31 तक बढ़ाया है 3.15 लाख करोड़ रुपए, 3.15 हजार लाख करोड़ रुपए उन्होंने अभी किसान सम्मान निधि को 2030-31 तक बढ़ाने के लिए उन्होंने किया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया, कृषि बजट को बढ़ावा देने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान समृद्ध होगा, तभी ये राष्ट्र 2047 में विकसित राष्ट्र बनना तभी संभव है। सर, क्योंकि आपने किसान के समृद्ध होने की बात कही, अब आप क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में हैं, अब आप डिसीजन मेकिंग पावर में हैं, तो मैं चाहती हूँ आप बताएं जरा हमारे दर्शकों को, जनता को, कि आगे का रोड मैप क्या है। क्योंकि आपने कहा किसान को समृद्ध बनाना है, तो समृद्धि की ओर ले जाने के लिए आपका रोड मैप क्या है?
पूजा जी, आपका कहना सही है। सिर्फ योजना बनाना या सिर्फ किसान सम्मान निधि से या एमएसपी से ही किसान समृद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले कि किसान की उपज को बढ़ाना, उसकी लागत को कम करना, समय पर उसको उसका दाम मिलना, सिंचाई की है, बिजली की है, और भी जो उसको नई तकनीकी से उसको किसानी जो मशीनरी है, उपकरण, वो उसको उपलब्ध कराना। और देखा कि आज 84% जो किसान है वो मध्यम और लघु यानी छोटे किसान है। आज पूरे दूसरे विकसित राष्ट्रों में देखें तो वहां बड़े बड़े किसान हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं उनके, परंतु यह सीमित किसान है, छोटे किसान है, छोटी जोत है, तो वो कृषि उपकरण नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने नीति बनाई है कि एक सहकारिता के आधार पर हमारे केवी के कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर वो उपकरण वो रेंट पे ले सकते हैं और कम रेंट किराए पे, और वो अपनी खेती कर सकते हैं। इसलिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, समय पर उसको मूल्य मिले, उसकी खरीद हो, और उसको चाहे कृषि उपकरण हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उसकी समुचित व्यवस्था हो, ये होगी तभी किसान समृद्ध हो सकता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2014 से लेकर 2026 तक जो 12 वर्षों में किसान हित के लिए जो काम किया, वास्तव में बेमिसाल है। अच्छा सर, मौजूदा स्थिति में एक और चैलेंज है, वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज ने, जलवायु परिवर्तन ने बड़ी परेशानी बढ़ा दी है। जब बारिश चाहिए तो बारिश नहीं है, जब धूप चाहिए तो धूप नहीं है, जब सर्दी चाहिए तो सर्दी नहीं है, और इस कारण से काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉडल की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं? क्या इस बारे में आप लोगों ने कुछ प्लान किया है? आने वाले दिनों में क्या हम देखेंगे ऐसा कुछ? देखिए, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और एक बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूं, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे साइंटिस्टों के लिए और हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये जो क्लाइमेट चेंज, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है। मैं पूजा जी, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वो कुलरिया जी बैठे हैं, मैं कहता हूं कि मेरे बचपन में, जगदीश जी वैसा, बचपन के अंदर 10 साल के 8-10 साल के बच्चे जब आसमान से जब वर्षा की बूंदें गिरी, वो कहते थे ये क्या हो रहा है, कहां से गिर रही है। यानी वर्षा इतनी कम होती थी। और बाड़मेर, जो हमारे जिले का बाड़मेर नाम है, कोई पहले बाढ़ें आया करती थी वहां, पर तो फिर ये हालत है कि 7-8 साल के 10 साल के बच्चे, जब वर्षा होती नहीं थी, वर्षा पानी की बूंदें गिरती तो वो सोचते कहां से ये गिर रही है। आज फिर वहां बाढ़ आने की स्थिति है। यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को पार पाने के लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्यों की सरकारें हो, हमारे किसानों को, सबको इसमें मैं कह रहा हूं कि अलर्ट मोड पे हम आ गए हैं और आना पड़ेगा। कारण क्या, क्लाइमेट चेंज से जो किसान जो फसल बो रहे हैं, आज उनके अंदर कई तरह की जो डिजीज आने लग गई है। तो हम इसके लिए तैयार हैं, हमारे कृषि मंत्रालय तैयार है, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री जी का जो है ही है किसान को समृद्ध करना, उनके जो नेतृत्व में जो काम हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे, हम बीज का इस तरह का बीज को हम डेवलप करें ताकि वो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी वो उस मौसम को झेल सके। इसके लिए मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं राजस्थान से आता हूं। बाजरा राजस्थान में सबसे अधिक होता है हिंदुस्तान में। पहले 120 दिन के अंदर बाजरे की फसल पकती थी, आज 60 दिन में पकने लगी है। ये हम 109 जो बीजों का हमने
अलग अलग उनको नई नई वेराइटी, ताकि क्लाइमेट चेंज के आधार पर वो टिक सके और किसान को उत्पादन भी उनके फर्क नहीं पड़े, उत्पादन भी बढ़े और समय पर हो और कम पानी में पैदावार कैसे हो, इसके लिए ये सीड्स वगैरह और हम नई नई वेराइटी हम डेवलप कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से किसी तरह, क्योंकि देखिए खाद्य, आज मैं अभी बता रहा था 81 करोड़ जनता को कोरोना काल से लेकर अब तक फ्री अनाज दिया जा रहा है, परंतु आज भी मैं दालन है, तिलहन है, फल है, फूल है, उसमें भी हमें आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी सामने आने वाली समस्या है, चैलेंजिंग है, उसको हम कृषि मंत्रालय, हमारे को ध्यान है, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे अधिकारियों को और हम सबको, और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पारंपरिक खेती से इतर अब आपको और इस क्षेत्र में एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उस दिशा में जो भी लोग ये कार्यक्रम इस वक्त देख रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको जरा बताइए कि सरकार की कौन कौन सी योजना उनको इस दिशा में लाभ पहुंचा सकती है और किस तरीके से आप लोग किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं जो वाकई पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर भारत की आत्मनिर्भरता में अपना रोल निभाना चाहते हैं। देखिए, नई तकनीकी से हमें खेती करनी, परंपरागत किसान खेती करता है और हमें उसमें बदलाव लाना होगा, नई टेक्नोलॉजी लानी होगी। अभी मैंने कहा सीड्स, हम नए नए कई तरह की वैरायटी, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे श्रीअन हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, उसमें हम सीड्स में हम नई नई वैरायटी ला रहे हैं ताकि उसका उत्पादन बढ़े। आज जैसे दूसरे जो विकसित राष्ट्र हैं वहां उत्पादन पर एकड़ ज्यादा है, हमारा कम है, तो किसान भी अब समझने लग गया है, वो भी अब कब तक घाटे में खेती करेगा। इसलिए अब हम नई तकनीकी से खेती करने की ओर हम जा रहे हैं। और एक आज भारत 24 चैनल के माध्यम से मैं ये सारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से पृथ्वी बनी है, 5 तत्वों से इंसान बना है। तो जब पृथ्वी प्रभावित होती है, धरती प्रभावित होती है, हमारी जमीन प्रभावित होती है, तो इंसान ही नहीं, पशु पक्षी जीव मात्र भी उससे प्रभावित हुए भी नहीं रह सकता है। हम हरित क्रांति आई, एक मैंने पहले कहा था, एक समय वो था जब अनाज की बहुत बड़ी कमी थी, आज हम अनाज में आत्मनिर्भर हैं। तो परंतु हम देखिए, अति चीज बुरी है जगदीश भाई साहब, अति चीज शर्त वर्जित है। मैं ज्यादा बोलने की आदत है इसलिए मेरा गला बैठने लग गया, तो सच्चाई है। तो अति चीज शर्त वर्जित है। आज हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कोई दवा लिखने के पहले कहते हैं कि आप जांच कराइए, आप ब्लड की है, यूरिन की है, आप जांच कराइए, उसके बाद मैं दवा लिखता हूं। वो रिपोर्ट आने के बाद ही वो दवा लिखता, वही कारगर होती है। परंतु मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम अति इस धरती के साथ भी अति कर दिए। हम यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड हम अंधाधुंध डालने लग गए। तो क्या मैं भोजन ज्यादा कर लूंगा तो मुझे फायदा करेगा, नुकसान करेगा, बदहजमी होगी। तो इसी तरह से इस धरती को भी हम इसके साथ भी जाति कर दिए, इसी को भी नस्ली बना दिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ से उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड चालू किया था कि मिट्टी का परीक्षण कराइए, उसमें पोटास की कमी है, उसमें कैल्शियम की कमी है, उसमें जिप्सम की कमी है, और उस मिट्टी की जांच कराने के बाद ही किसान भाइयों, अन्नदाताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बाद ही वो उसमें क्या कमी है उसके बाद ही उसमें डाले, ताकि अंधाधुंध आंख मूंद के जो डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड जो डाला जा रहा है, इससे ये धरती बीमार हो गई है। इस धरती को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरती में पौष्टिकता
तत्व रहे, वो जरूरी है, कार्बन रहे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तकलीफ हो जाएगी। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। और मैं तो ये कहता हूं, जो हमारी गौ माता है, गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया है? इस संसार में कितने भी बड़े जानवर हैं, जीव हैं, चाहे हाथी नहीं, मगरमच्छ बड़े बड़े, परंतु मैंने एक लेख पढ़ा था कि इस संसार में सबसे बड़ी आंत गौ माता की होती है। कहते हैं एक दफे तो उसको जहर भी दे दे तो अमृत के रूप में वो निकालती है। तो गो आधारित हमें खेती करने की जरूरत है। मैं किसान भाइयों से कहना चाह रहा हूं, आप 10% आपकी जो जमीन है उसमें 10% आप गो आधारित खेती करें, प्राकृतिक खेती करें। एक 200 लीटर का ड्रम ले, उसमें 10 लीटर गाय का गौमूत्र लें, 10 किलो गाय का गोबर लें, 2 किलो गुड़ लें और 2 किलो बेसन, चने की दाल का बेसन लेकर उसमें पानी भर के जैसे घड़ी घूमती है उसके आधार पर 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को घुमाकर छाया में उस ड्रम को रखे और 1 हफ्ते बाद अपने खेत के अंदर चाहे छिड़काव के रूप में हो, चाहे स्प्रे करें, चाहे उस खेत के अंदर पानी में चलाए। मैं कह सकता हूं और मैं खुद कर रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि जितना डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड डाले उससे भी ज्यादा अधिक वो पैदावार देती है। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती हमें करनी है। इस धरती को भी बचाना है, इंसान को भी बचाना है और किसानों को भी बचाना है। इसलिए आज भारत 24 के माध्यम से, जगदीश भाई साहब देख रहे हैं, छोटी बात करनी चाहिए, बड़ा, मैं तो आपको पता है, मैं तो किसान हूं, मैं तो गांव का आदमी हूं। इसलिए मेरे दिल में दर्द है कि इस धरती को बचाना जरूरी है। ये धरती माता पुकार रही है कि किसान अन्नदाता भाइयों, आप मेरी जांच कराइए। मैं बीमार हो गई हूं, मेरे स्वास्थ्य का जांच करा के मेरे में क्या कमी है उसके बाद ही आप उसमें प्रयोग करें, ताकि मैं स्वस्थ रहूं और आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों को मैं आपका पेट भर सकूं। कितनी अच्छी बात कही सर आपने। सिर्फ आज के लिए हमें काम नहीं करना, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें काम करना है। और उसके लिए हमारी जो ये पीढ़ी है मौजूदा, उसको भी ये समझना होगा कि धरती हमारी माँ है और हमारी माँ का ख्याल हमें खुद ही रखना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के लिए, और इतनी सारी बातें जानने को मिली। सरकार की योजनाएं क्या हैं, किस तरीके से किसानों को सशक्त बनाने की ओर काम किया जा रहा है, फसलों को और ज्यादा उत्पादकता मिले उस पर किस तरीके से सरकार काम करे, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किसान को लाभ पहुंचा रही हैं। सर इस सार्थक चर्चा के लिए आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।